हेलो एवरीवन, आई एम आसिद आदित्य। इंग्लिश गुरु चैनल में आपका स्वागत है। हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सीख रहे थे। इसके मैं 2 पार्ट पहले बना चुका हूँ। अब इस पार्ट में हम इम्पेरेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस कैसे बनाते हैं इसके बारे में सीखेंगे। अब देखो, इम्पेरेटिव सेंटेंस, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस मेन वर्ब से शुरू होता है और इसमें कर्ता यू का भाव छिपा हुआ होता है। ऐसे वाक्य जिनमें ऑर्डर दिया हो, रिक्वेस्ट दी हो और एडवाइस दी हो या सजेशन दिया हो, तो कौन से वाक्य होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। और इनकी सबसे बड़ी पहचान है कि ये प्राय मेन वर्ब से चालू होते हैं। ठीक है, तो सीखते हैं पैसिव वॉइस। अब इसका जो स्ट्रक्चर है इम्पेरेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस के लिए, वो क्या है कि लेट आएगा पहले, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपने देखा होगा कि हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाए हैं तो वहाँ हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया है। तो इस बात को याद ही रखना कि पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करना है? थर्ड फॉर्म का। तो पहला सेंटेंस है पोस्ट दिस लेटर। पोस्ट दिस लेटर। अब देखो यहां पर ये क्या है? सब्जेक्ट भी नहीं है यहां पर, ये क्या है? मेन वर्ब। ये मेन वर्ब है और ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक, पोस्ट क्या है यहां पर? मेन वर्ब, और दिस लेटर क्या है यहां पर? ऑब्जेक्ट। पोस्ट दिस लेटर, तो पहचान क्या है? डायरेक्ट किससे चालू हो रहा है? ये मेन वर्ब से। इसका हमको पैसिव बनाना है तो देखो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? लेट प्लस ऑब्जेक्ट, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले क्या लगा देंगे पैसिव वॉइस बनाने के लिए? यहां पर हम लेट। अब ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? दिस लेटर। यहां पर लेटर ही मत कर देना, लेटर के साथ क्या है? दिस भी साथ में है। यह पत्र, ये साथ में है। तो लेट दिस लेटर और क्या आ रहा है यहां पर? बी। तो बी, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब कौन सी है? पोस्ट। तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? पोस्ट, पोस्टेड और पोस्टेड। तो थर्ड फॉर्म लिख दो यहां पर पोस्टेड। तो इस तरह से हमारा ये पैसिव वॉइस बन जाएगा। अब देखो, कभी कभी इंपेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव में भी हो सकता है, यानी कि आज्ञासूचक जो वाक्य है वह अगर नेगेटिव में दे रखा हो तो फिर उसका इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? तो ये वाक्य क्या है? देखो यहां पर, देखो आप डोंट लिखा हुआ है तो नोट आ रहा है यहां पर। तो ये वाक्य कौन सा हो गया? अब इसको डोंट को हटा दूं मान लो मैं, तो पोस्ट दिस लेटर वही हो गया, सेम है। लेकिन इस मेन वर्ब के पहले क्या आ रही है यहां पर? हेल्पिंग वर्ब। डोंट नोट लगाने के लिए हमको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब का। तो ये वाक्य कौन सा है? नेगेटिव। ठीक, अब नेगेटिव है तो किसका प्रयोग करना पड़ेगा हमको? नोट का। अब देखो यहां पर स्ट्रक्चर यही रहेगा, थोड़ा सा हमको यहां पर क्या करना है? नोट का प्रयोग करना है। हम इसको अगर ऐसे हटा देते हैं तो क्या बनेगा? ये लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। ठीक, लेट, इसको हटाने के बाद जैसे ये क्या बना था यहां पर? लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। अब देखो सिर्फ यहां पर नोट का ही अंतर है, तो सेम बन रहा है लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। अब जब अगर नोट आ जाता है तो हमको क्या करना है कि ये बी है ना, इसके पहले किसका प्रयोग कर देना है? नोट का। तो ये वाक्य कौन सा बन जाएगा? नेगेटिव।
बी के पहले किसका प्रयोग कर देना है नेगेटिव सेंटेंस में, नॉट का, और वाक्य सेम ही रहेगा। तो इस तरह से ये इंपेरेटिव सेंटेंस के नेगेटिव कैसे बनते हैं ये भी मैंने आपको बताया। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो वहां पर इंपेरेटिव सेंटेंस मेन वर्ब से चालू हो रहा था और डोंट से चालू हो रहा था। अब देखो अगर इंपेरेटिव सेंटेंस प्लीज या काइंडली से चालू हो या जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो, दो बातें ध्यान रखनी है इसमें, या तो प्लीज काइंडली से चालू होगा या बहुत से इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है, तो उनको कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अब देखो यदि वाक्य प्लीज या काइंडली से शुरू हो, किससे चालू होगा वाक्य, प्लीज या काइंडली से, तो उसको किस में चेंज कर देंगे, प्लीज या काइंडली को यू आर रिक्वेस्टेड टू में, क्योंकि रिक्वेस्ट हो रही है ना, प्लीज या काइंडली में क्या करता है आदमी, रिक्वेस्ट ही करता है, तो वहां पर क्या बन जाएगा, उसके भाव के अनुसार रिक्वेस्टेड शब्द आ गया यहाँ पर, यू आर रिक्वेस्टेड टू। और मैंने आपको बताया यहाँ यू कैसे क्यों आया यहाँ पर यू, क्योंकि इसमें कर्ता यू का भाव छिपा हुआ होता है, ये मैंने पहले ही बता चुका आपको। इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा कर्ता क्या माना जाता है, यू, या ऑब्जेक्ट क्या माना जाता है, यू, प्रोनाउन भी यू ही माना जाता है, या वाक्य के भाव के अनुसार यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर एडवाइज टू में चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब देखो वाक्य से समझ में आएगा आपको कि फर्स्ट वाक्य है प्लीज गिव मी यूर बुक, ये किसमें है वाक्य, एक्टिव वॉइस में। अब देखो यहां पर एक शब्द आया है शुरू में प्लीज, तो वाक्य किससे चालू हो रहा है, प्लीज। अगर मैं इस प्लीज को हटा देता हूं 1 मिनट के लिए, सपोज करो यहाँ प्लीज नहीं है, तो वाक्य क्या है, गिव मी यूर बुक, तो फिर वाक्य कैसे बन जाएगा, लेट से बन जाएगा, बताया ना मैंने पहले, वाक्य किससे बन जाएगा फिर, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, उससे बन जाएगा वाक्य। लेकिन प्लीज आने के कारण यहाँ पर वाक्य का भाव कैसा है, पोलाइटली, वाक्य का भाव कैसा है यहाँ पर, पोलाइटली। तो इस प्लीज की जगह हम क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो लिख देते हैं यहाँ पर पैसिव वॉइस बनाने के लिए यू आर रिक्वेस्टेड टू, और वाक्य को जैसा का जैसा यहां से लिख देंगे, गिव मी यूर बुक। आई बात समझ में। अब देखो यहां पर यू आर रिक्वेस्टेड टू तो किसकी जगह पे आ गया, प्लीज की जगह, और यहां पर टू का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि देखो अगर यू आर रिक्वेस्टेड होता और डायरेक्ट गिव होता तो ये डायरेक्ट मेन वर्ब जुड़ रही है, तो अगर मेन वर्ब को अगर जोड़ना होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, बिना टू के मेन वर्ब को हम जोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए यहां पर किसका प्रयोग किया गया है, टू का। तो ये टू किसके लिए आया है, मेन वर्ब के लिए, और वाक्य जैसा का जैसा ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें अब देख लो दूसरा सेंटेंस है गेट आउट, गेट आउट में किसका भाव आ रहा है, ऑर्डर का, रिक्वेस्ट का तो आ नहीं रहा, तो किसका भाव आ रहा है, गेट आउट, ऑर्डर का भाव आ रहा है, तो यहां पर लिख देंगे हम यू आर ऑर्डर्ड टू अब टू के बाद क्या आ जाएगी, फर्स्ट फ्रॉम आ जाएगी यहां पर, तो गेट क्या है, फर्स्ट फ्रॉम, टू गेट आउट, ये इसका क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस। अब देखो यहां पर एक बात और सीखने की है कि गेट यहां पर क्या है, मेन वर्ब है। अब इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके बाद में क्या है, आउट है, यानी कि बाहर निकल जाओ, तो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये आउट कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उनका पैसिव वॉइस किस तरह से बनाया जाएगा, वाक्य के भाव के अनुसार। एक बात ये भी नोट रखना, ऑब्जेक्ट होगा तो वैसे बन ही जाएगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं दे रखा है ऑब्जेक्ट, तो फिर कैसे बनेगा, वाक्य के भाव के अनुसार हमको पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा। अब देखो इसमें नहीं है तो यू आर ऑर्डर टू गेट आउट। ठीक है, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस के दूसरे प्रकार है। अब देखो इंपेरेटिव सेंटेंस
मैन वर्ब से चालू हो गए। अब इसके बाद यदि इम्पेरेटिव सेंटेंस लेट से चालू हो या लेट से ही प्रारंभ हो। अब देखो पहले हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस बनाए थे तो वहां लेट का प्रयोग कर रहा था, लेट प्लस बी, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ ऑलरेडी क्या है, लेट आ रहा है यहाँ पर, तो लेट का प्रयोग तो हमको करना ही नहीं है क्योंकि अब पहले से ही क्या है, लेट दे रखा है। तो इसका कैसे बनाया जाएगा पैसिव वॉइस? यदि इंपेरेटिव सेंटेंस लेट से प्रारंभ हो तो ऑब्जेक्ट को बाय लगाकर अंत में लिख देते हैं। ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे हम, बाय लगाकर अंत में लिख देते हैं। सेंटेंस है लेट हिम राइट ए लेटर। अब हम लेट हिम को नहीं देखते हैं और राइट ए लेटर देखते हैं, तो फिर इसका क्या बनता है पैसिव, लेट ए लेटर बी रिटन। अब लेट पहले से ही दिया हुआ है यहाँ पर, तो हमको पैसिव तो वैसे ही बनाना है, लेट पहले से ही है, तो ए लेटर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ए लेटर। फिर आ जाएगा बी, वही फॉर्मूला, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो लेट ऑब्जेक्ट और बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की क्या होगी, रिटर्न। अब देखो ये जो हिम है इसको हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को, लेट के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट को बाय लगाकर अंत में लिख देते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट आएगा ना, ये लेट के बाद, जैसे लेट के बाद ऑब्जेक्ट कौन सा है हमारा, हिम, और एक ऑब्जेक्ट ये रहा हमारा मेन वर्ब के बाद। तो हम कौन से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, जो मेन वर्ब के बाद होता है, इसको सब्जेक्ट मत बना देना, मेन वर्ब के बाद जो बनता है। देखो रिटर्न, अभी एक इस क्या बना देंगे इसको, बाय हिम। तो इस तरह से पैसिव वॉइस बन जाएगा। अब देखो इंपेरेटिव सेंटेंस ऑफ मॉडल्स। मॉडल्स आप जानते हो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर ये प्रयोग किए जाते हैं। विल, शल, शुड, वुड, कैन, मस्ट, माइट, ये सब क्या है, मॉडल है। तो अगर मॉडल का हमको पैसिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे कि इनका प्रयोग हमको किसकी जगह पे करना है, हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर, ठीक। और इनके बाद जस्ट बाद किसका प्रयोग कर देना है, बी का। देखो यहां पर यू मस्ट फिनिश दिस लेसन टूडे, तुम्हें इस पाठ को आज समाप्त कर देना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। अब इस काम को क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। तो बनाते हैं पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, दिस लेसन, और सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू। अब देखो यहाँ पर क्या आया है, मस्ट। हेल्पिंग वर्ब की देखो मेन वर्ब के पहले क्या आ रही है यहाँ पर, मॉडल। तो यहाँ पर क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर किसका प्रयोग हो रहा है, मॉडल का। तो मॉडल का पैसिव बनाना पड़ेगा। तो हमारा सब्जेक्ट है दिस लेसन, मस्ट। अब देखो मॉडल के बाद किसका प्रयोग किया जाएगा, बी का, मस्ट बी। इसकी थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, और इसको बाय लगाकर ऑब्जेक्ट बना देंगे, बाय यू। तो यही ध्यान देने वाली बात है कि मॉडल के बाद किसका प्रयोग कर देना है, बी का। ये पैसिव बन जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, तुम्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो इसका पैसिव बनाते हैं। तो यूर टाइम है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट बना देंगे यूर टाइम, शुड। अब देखो यहाँ पर नोट का भी प्रयोग हुआ है, ध्यान देने वाली बात है। यहाँ वाक्य कौन सा है, नेगेटिव। तो बी के पहले किसका प्रयोग कर देंगे, इस नोट को नहीं हटाना है। तो शुड नोट बी वेस्टेड बाय यू। इस तरह से वाक्य बन जाएगा।
तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पैसिव वॉइस ऑफ डबल ऑब्जेक्ट्स। अब देखो, एक वाक्य में दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों ऑब्जेक्ट से बनाया जाए। हमको दोनों ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाना आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है परीक्षा में दूसरे ऑब्जेक्ट से वो ये पैसिव वॉइस बनाना पूछ ले। तो देखो, डबल ऑब्जेक्ट का मतलब सिंपल सी भाषा में है कि एक सेंटेंस में कितने ऑब्जेक्ट होंगे, दो। अब देखो, इसमें ही एक सेंटेंस देखो, ही टीचेज मी इंग्लिश। वह मुझे इंग्लिश पढ़ाता है। ये वाक्य कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब देखो, यहां पर दो ऑब्जेक्ट है, एक तो क्या है मी और एक क्या है इंग्लिश। तो जो मी है ये क्या है, व्यक्ति है मुझे, और इंग्लिश क्या है, वस्तु है, या एक नॉन लिविंग पर्सन माना जाएगा ये। तो ये तो क्या है, व्यक्ति। अब जो व्यक्ति की ओर संकेत करता है वो कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अगर ऑब्जेक्ट वस्तु की ओर संकेत करेगा तो कौन सा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो किसकी ओर संकेत करेगा, ये वस्तु की ओर। अब इस सेंटेंस को हम, इस एक्टिव वॉइस को हम दो तरह से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं, और दूसरा हम किससे बना सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहले किससे बनाते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। तो मी क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट बनेगा तो किस में चेंज हो जाएगा, आई में। सब्जेक्ट बनते ही मी किस में चेंज हो जाएगा, आई में। अब देखो यहाँ पर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी इजेमार और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई के साथ क्या आती है, एम। टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, इंग्लिश बाय हर, बाय हिम। देखो यहाँ पर ही का जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, हिम। मैंने प्रोनाउन टेबल में बताया था आपको। अब देखो दूसरा है, ये बना है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। ये पैसिव वॉइस किससे बना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। अब देखो, हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाएंगे, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, इंग्लिश। तो इंग्लिश से बनाएंगे इंग्लिश। अब वही इजेमार में से क्या है कि इंग्लिश एक वचन है, तो इज आ जाएगी टॉट। अब देखो यहां पर मी के पहले टू का प्रयोग होगा, मुझको। तो किसका प्रयोग होगा, टू का, टू मी बाय हिम। ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। तो ये दो तरह से हम क्या बना सकते हैं, इसके पैसिव वॉइस। इस तरह से डबल ऑब्जेक्ट्स के पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। अब देखो एक छोटा सा टॉपिक और है, पैसिव वॉइस ऑफ इनफाइनेटिव्स। इनफाइनेटिव्स क्या होते हैं कि मेन वर्ब के पहले किसका प्रयोग किया जाता है, टू का, प्रीपोजिशन टू का। तो लिख लो यहां पर, किसका प्रयोग किया जाएगा, प्रीपोजिशन टू का। तो कौन से कहलाते हैं, इनफाइनेटिव्स। अगर मेन वर्ब के पहले टू का प्रयोग हो रहा है तो किसका, वो क्या कहलाते हैं, इनफाइनेटिव्स। पहला सेंटेंस है, यू हैव टू रिमूव यूर व्हीकल। ये क्या है, एक्टिव वॉइस में है। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है, हमारी मेन वर्ब। तो आना तो क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब आना चाहिए, लेकिन उसके पहले किसका प्रयोग हुआ है, टू का। तो ये क्या कहलाएगा, इनफाइनेटिव्स। क्या कहलाएगा ये, इनफाइनेटिव। ठीक है, ये टू रिमूव क्या कहलाएगा यहाँ से, इनफाइनेटिव। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कहलाती है,
इन्फाइनेटिव, ठीक है। इसका पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, यूर व्हीकल। तो यूर व्हीकल, अब एक क्वेश्चन है ये, तो हैव की जगह किसका प्रयोग हो जाएगा, हैज का। यहाँ ध्यान रखना ये क्या है, एक क्वेश्चन है तो अब हैव ही नहीं आएगा, यहाँ पर किसका प्रयोग हो जाएगा, हैज हैव में से हैज का, हैज। अब देखो इसका पैसिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, टू और रिमूव के पहले बीच में किसका प्रयोग करेंगे, बी का, बी का प्रयोग, ठीक है। तो हैज टू बी रिमूव्ड, इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी रिमूव्ड बाय यू। तो इस तरह से पैसिव वॉइस बन जाएगा। नेक्स्ट है वी हैड टू पोस्टपोन द मीटिंग। अब देखो यहाँ पर फिर आ गया, हैड और मैन वर्ब के बीच में किसका प्रयोग हो रहा है, टू का। तो मैन वर्ब के पहले किसका प्रयोग हो रहा है, टू का। तो ये क्या है, इन्फाइनेटिव। तो इसका पैसिव बनेगा द मीटिंग हैड टू। अब देखो टू और पोस्टपोन के बीच में बी का प्रयोग, बी पोस्टपोन्ड बाय अस, बाय अस। तो यहां पर हमारे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस समाप्त होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।